Assalamualaikum, this is आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। क्राइसिस इंटरवेंशन के टॉपिक पर मेरी आजकल की वीडियोस चल रही हैं। आज जिस टॉपिक को मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूंगी वो क्राइसिस इंटरवेंशन की स्टेजेस या मॉडल्स आप इनको कह लें। बट इससे पहले कि हम इन स्टेजेस या मॉडल्स पे बात करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक, जैसे कि मैंने भी बताया कि मॉडल या स्टेजेस हैं क्राइसिस इंटरवेंशन की, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो स्टेजेस या मॉडल्स आज हम पढ़ रहे हैं उनका मकसद क्राइसिस को इमोशनली या साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स करना है। इन तमाम मॉडल्स में किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरीके से हम जो क्राइसिस पैदा करने वाले अवामिल हैं या वो इवेंट्स हैं या वो सर्कमस्टेंसेस हैं या वो तमाम हालात या तमाम ख्यालात, वो तमाम सोचें जो क्राइसिस की वजह बनती हैं, उनको किस तरीके से साइकोलॉजिकली या इमोशनली रिस्पॉन्स करना है वो आज हम इन स्टेजेस में देखेंगे। फर्स्ट मॉडल जो है वो डुअल प्रोसेस मॉडल ऑफ कोपिंग विद बेरेवमेंट है, यानी दुख और तकलीफ के जो हालात हैं या कोई सदमे की जो भी सिचुएशन है उससे डुअल प्रोसेस मॉडल के थ्रू कोपिंग करना। ये जो मॉडल है ये मार्गरेट स्टॉबी और हैंगशॉट ने डेवलप किया था और इस मॉडल को डेवलप करने का जो फोकस था वो स्पेशली कोपिंग स्किल्स डेवलप करना था ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी अपने लव वन को खो देते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के जो क्राइसिस हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसे जो क्राइसिस हैं जिनमें आप अपने किसी लव वन को खो देते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। इस मॉडल में कोपिंग के लिए दो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं। जो पहला है वो लॉस ओरिएंटेड कोपिंग मॉडल है और दूसरा जो है वो रिस्टोरेशन ओरिएंटेड कोपिंग मॉडल है। लॉस ओरिएंटेड कोपिंग मॉडल जो है ये फोकस करता है उस इमोशनल पेन और ग्रीफ को जो कि एसोसिएटेड होता है लॉस के साथ। रिस्टोरेशन ओरिएंटेड मॉडल जो है कोपिंग का ये अटेंड करता है या ये इन्वॉल्व होता है जो प्रैक्टिकल और फंक्शनल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लॉस के, उनको डील करता है। अब एक पर्सन जो है वो इन दोनों मॉडल्स के अकॉर्डिंगली उसके जो भी लॉस होता है या उस लॉस से रिलेटेड जो भी ग्रीफ होता है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको डील करने के लिए इन दो मॉडल्स के थ्रू जब उनको डील करता है तो वो सीख जाता है कि किस तरीके से उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और किस तरीके से उसने अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको उसने कंट्रोल करना है। फिर आने वाली लाइफ में जब भी उसे किसी ऐसे क्राइसिस का या ग्रीफ का सामना करना पड़ता है तो इन दो मॉडल्स को यूटिलाइज करते हुए, इनको इस्तेमाल करते हुए जो है अपने उन क्राइसिस में से या उस जो कैफियत होती है उसमें से आसानी से निकल सकता है। सेकंड जो मॉडल है वो क्राइसिस डेवलपमेंट मॉडल है। ये मॉडल जो है ये रिचर्ड शेम्स और बर्ल गिलिलैंड ने डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंगली जो क्राइसिस होते हैं उनकी डिफरेंट स्टेजेस होती है, उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल पर जो एक पर्सन जब उसको फील कर रहा होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही जब हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं तो पर्सन आसानी से अपने क्राइसिस में से निकल सकता है। जो स्टेज इन्होंने कही वो प्री क्राइसिस स्टेज है। ये वो पीरियड होता है जिसमें आप वल्नरेबल होते हैं क्राइसिस को अडॉप्ट करने के लिए, क्राइसिस को फेस करने के लिए। सेकंड स्टेज जो है द इम्पैक्ट स्टेज है। अब इम्पैक्ट स्टेज क्या होती है कि वो क्राइसिस इवेंट जो होते हैं जब अक्कर हो रहे होते हैं ये वो स्टेज कहलाती है। उसके बाद रिकॉइल स्टेज है। अब रिकॉइल स्टेज क्या होती है कि जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जो कि उस सिचुएशन में एक पर्सन जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है, उन इमोशनल रिएक्शंस को कहा जाता है। और जो लास्ट स्टेज है वो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेज है, यानी इस स्टेज में एक पर्सन जो है वो एफर्ट करता है कि वो किस तरीके से अपने क्राइसिस को जो है वो कवर करेगा और जो भी उस वक्त के हालात है, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको अडॉप्ट करेगा और अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आएगा। नेक्स्ट जो मॉडल है रेजिलियंस मॉडल इसको कहते हैं, यानी ऐसा मॉडल जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब ये जो मॉडल है ये फोकस करता है क्राइसिस या जो भी ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी ट्रॉमा या क्राइसिस की वजह बनती है, उसके बाद जो एक पॉजिटिव एडॉप्टेशन होती है या ग्रोथ होती है ये उसको फोकस करता है।
ये मॉडल एक पर्सन की जो मुश्किलात होती हैं उनको कम करने या ख़त्म करने और उन्हें वापस एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने में उनको हेल्प आउट करता है। रेजिलियंस मॉडल जो है ये एम्फेसाइज करता है जिन फैक्टर्स को, उनमें सोशल सपोर्ट आ जाती है, सेल्फ एफिशिएंसी आ जाती है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है एंड एडॉप्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक पर्सन को जो क्राइसिस की सिचुएशन होती है उसमें से बाहर निकालने में हेल्प आउट करती हैं और पर्सन जो है वो बड़ी आसानी के साथ इन स्ट्रेटजीज के थ्रू वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ मूव ऑन कर जाता है। ये तमाम मॉडल्स जो हैं ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्राइसिस की सिचुएशन में एक पर्सन के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं या जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसको अंडरस्टैंड करने के हवाले से। अब जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हर पर्सन के जो क्राइसिस होते हैं वो यूनिक होते हैं और ये जो मॉडल्स हैं ये हर पर्सन पर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो इनको कंसेप्चुलाइज करके उन्हें अंदाज़ा होता है कि उन्होंने किस तरीके से इनको यूटिलाइज करना है, किस सिचुएशन में किन क्लाइंट्स पर इनमें से किस मॉडल को ये यूज़ करेंगे कि उससे कोई पॉजिटिव जो है वो रिजल्ट्स हासिल कर सके। तो इन तमाम मॉडल्स का जो मकसद है वो लोगों को उनकी कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो सिखाना है और उन्हें उन क्राइसिस की सिचुएशन में से निकाल के नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लेकर आना है। की जो सेकंड स्टेज है उसमें वो है एनहेंसिंग बिहेवियर स्किल, यानी उसकी जो बिहेवियर स्किल हैं उनको एनहेंस करना सेकंड स्टेज का जो है वो एक मोटो आप कह सकते हैं। अब सेकंड स्टेज जो किस चीज़ पर फोकस करती है, एक पर्सन के जो स्किल्स होते हैं जो कि मैनेज करते हैं उसके इमोशंस को, उसके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं और उसके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, तो इस किस्म के स्किल्स को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है। डीबीटी के जो कोर स्किल्स हैं उसमें माइंडफुलनेस आ जाता है, डिस्ट्रेस टॉलरेंस आ जाता है, इमोशनल रेगुलेशन आ जाता है और इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस आ जाता है। अब इसकी जो एग्जांपल है इस स्टेज की वो इमोशनल रेगुलेशन हो सकती है। इमोशनल रेगुलेशन की जो टेक्निक है इसमें थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को ऐसी स्ट्रेटजीज जो है वो सिखाता है जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सके अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। मिसाल के तौर पर वो क्लाइंट को ABC प्लीज टेक्निक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाता है जिसमें A जो है वो स्ट्रेंथ फॉर एक्यूमुलेट पॉजिटिव इमोशंस, यानी जितने भी उसके पॉजिटिव इमोशंस हैं अब उस क्राइसिस की सिचुएशन में वो सोचने को मजबूर किया जाता है कि वो अपने उन तमाम पॉजिटिव इमोशंस के बारे में सोचे, उनको इकट्ठा करे जो कि उसमें मौजूद हैं मगर अपनी क्राइसिस सिचुएशन की वजह से उन्हें इग्नोर कर रहा है। B फॉर बिल्ड मास्टरी है, यानी उसके जो इमोशंस हैं वो उनको मज़ीद बिल्ड करे और अपनी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको मज़ीद बिल्ड करे। एंड C फॉर कोपिंग अहेड, यानी अब अपनी वो जो तमाम क्राइसिस की सिचुएशंस हैं उससे उसने किस तरह से कोप अप करना है इस चीज़ के बारे में उसको जो है वो सिखाया जाता है। क्लाइंट जो है उसको इनकरेज किया जाता है कि वो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करे जो कि ट्रिगर कर रही है उसके इंटेंस इमोशंस को और देन फिर ABCP टेक्निक के जरिए उसके उन इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने की कोशिश की जाती है। थर्ड स्टेज जो है वो एड्रेसिंग ट्रॉमा एंड पास्ट पेन। अब ये जो स्टेज है इसमें थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट को हेल्प आउट करता है कि वो प्रोसेस करे एंड रिजॉल्व करे ऐसे अनसॉल्व ट्रॉमा और पेनफुल एक्सप्रेशंस को जो कि जिनको उसने अवॉइड कर दिया था, यानी अब उसकी जो हम जिस फेज से उसको निकाल कर लाए हैं, यानी हमने ABCP मॉडल उस पर अप्लाई किया या उसको उन तमाम जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस थी उसमें से हमने निकाला, तो हो सकता है अभी भी कोई पॉइंट ऐसा हो, अभी भी कोई ऐसा बिहेवियर ऐसा हो, कोई इमोशन ऐसा हो जो उसके लिए ट्रॉमेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है या उसके लिए पास्ट पेन जो है उसकी वजह बन सकता है। तो क्लाइंट को जो है वो इनकरेज किया जाता है कि वो सोचे और इस तरह का अगर कोई ट्रॉमा या पास्ट पेन है तो उसको आइडेंटिफाई करे। इसके लिए जो है ये फॉलोइंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। ट्रॉमा फोकस्ड इंटरवेंशन, इसमें थेरेपिस्ट जो है वो गाइड करता है क्लाइंट को कि वो जो ट्रॉमा जो है उसको सोचे, उसके बारे में जो है वो अपनी इमेजिन करे उस ट्रॉमा को और फिर इस जो ट्रॉमा फोकस इंटरवेंशन होता है ना इसमें बेसिकली उसको इमेजिनेशन करवाई जाती है तो उसका जो भी वो ट्रॉमा था या वो सिचुएशन थी उसको इमेजिन करे और उसमें वो जो पास्ट ट्रॉमा था उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उसको एड्रेस करे। अब मिसाल के तौर पर थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट के जो चाइल्डहुड एब्यूज़ के हवाले से एक्सपीरियंसेस थे
उनमें के हवाले से डेवलप करने, कोपिंग जो उसकी मैकेनिज्म है उसको डेवलप करने पे वर्कआउट कर रहा है। तो अब क्या है कि उसके जो रिलेटेड ट्रॉमा रिलेटेड ट्रिगर्स थे वो उसको इमेजिन करवाएगा और फिर वो देखेगा कि आया कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी जो क्लाइंट है उसको ट्रॉमेटिक सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं या पास्ट पेन उसको दे रहे हैं। तो उनको वर्कआउट करेगा और जिन जिन पॉइंट्स पे क्लाइंट जो है वो फील करता है कि वो अभी भी यहाँ पर डिस्टर्ब है, डिस्ट्रेस्ड है, तो थेरेपिस्ट उन उन पॉइंट्स पर वर्कआउट करेगा। लास्ट स्टेज जो है वो इंटीग्रेशन एंड क्लोजर है, यानी जो भी आपने सारा उसके साथ वर्कआउट किया है उसको सम अप करना और सेशन जो है उसको क्लोज करना। अब इस स्टेज में जो क्लाइंट है उसको एवरीडे लाइफ के हवाले से डिफरेंट थेरेपीज जो है वो सिखाई जाती हैं, जिनकी मदद से वो ऐसे स्किल्स जो लर्न करता है जो कि उसको मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस में कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो उसके डेवलप करते हैं और फिर उसको प्रिपेयर करते हैं फ्यूचर के लिए कि आने वाले वक्त में अगर वो किसी भी किस्म के ट्रॉमा सिचुएशंस का शिकार होगा या किसी भी किस्म की ऐसे डिस्टॉर्टेड थॉट्स का शिकार होगा तो उसने उनको किस तरीके से मैनेज करना है। अब इस स्टेज में जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स आ जाते हैं। रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी उसकी जो प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज थी या कोपिंग मैकेनिज्म्स जो उसको सिखाए गए थे वो रिलैप्स ना कर जाएं। इस तरीके में जो है, इस टेक्निक में जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को हेल्प आउट करता है आइडेंटिफाई करने में उसके पोटेंशियल ट्रिगर्स होते हैं या हाई रिस्क सिचुएशंस होती हैं जो और वो ऐसी स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में उसको हेल्प आउट करते हैं जो कि रिलैप्स से बचा सके उसको। इसमें क्लाइंट को जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होते हैं उनको एनहेंस करना सिखाया जाता है ताकि थेरेपी सेशन उसका जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है वो अपने उन स्किल्स को एनहेंस कर सके, डेवलप कर सके और अपनी जो ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे जो उसके डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं उनको चैलेंज कर सके। अब इसका मकसद ये होता है कि क्लाइंट जो है अब थेरेपी सेशन ख़त्म हो जाए और उसके बाद कोई क्लाइंट दोबारा उसी स्टेज पर चला जाए तो उसमें क्लाइंट को ऐसी स्ट्रेटजी सिखाई जाती हैं कि सेशन ख़त्म होने के बाद भी क्लाइंट जो है वो अपने आप को नॉर्मल रख सके और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजार सके। इसका जो सेकंड स्टेप है वो टर्मिनेशन है। अब देखें, जब भी कोई थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बनता है, जो भी इशू के साथ क्लाइंट आता है हमारे पास, जब उसका इशू रिजॉल्व हो जाता है और थेरेपिस्ट समझता है कि अब क्लाइंट को मज़ीद सेशंस की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने सेशन को फिर टर्मिनेट कर देता है। अब इस टर्मिनेशन में जो है वो थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिलकर काम करते हैं कि वो इस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो क्लाइंट सीख जाए कि वो आने वाले वक्त में इंडिपेंडेंटली जो है वो अपने जो भी इश्यूज होंगे, जो क्राइसिस होंगे, उनको वो चैलेंज कर सके, उनको एड्रेस कर सके। अब इसमें क्या होता है कि इस थेरेपी से हट के क्लाइंट को कोशिश की जाती है कि उसको इंडिपेंडेंट बना दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को किसी थेरेपिस्ट की या किसी भी दूसरे पर्सन की हेल्प के बगैर खुद से मैनेज करना सीख ले और खुद से अपनी लाइफ को नॉर्मल वे आउट की तरफ ले आए। CBT जो है ये एक ऐसी थेरेप्यूटिक अप्रोच है जिसमें कि एक एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है जो इसको इफेक्टिवली इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करवा सकता है और लोगों को, ऐसे क्लाइंट्स को जो क्राइसिस का शिकार होते हैं, उनको वो सिखा सकता है कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को दोबारा नॉर्मल तरीके से और इंडिपेंडेंट वे में स्पेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिफरेंट स्टेजेस और मॉडल देखे क्राइसिस इंटरवेंशन के, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसमें इंशाल्लाह हम जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं उनमें ट्रॉमा जो है उसको किस तरीके से बयान किया गया है या ट्रॉमा को क्या समझा जाता है, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और हमारी सिर्फ 2 वीडियोस रह गई हैं, ये सेकंड लास्ट नेक्स्ट वीडियो होगी, ये मेरी सेकंड लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद लास्ट वीडियो, और इस तरह से क्राइसिस का जो हमारा सिलेबस था वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।